हेलो नमस्कार सभी मित्रों को। मेरा आज का दिन आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ में आया है, जिसमें मैं कुछ नए टॉपिक्स और नए प्रश्नों और नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे अपने आईपीसी के बारे में। यहाँ पर मैं आईपीसी के कुछ मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मित्रों, ये प्रश्न जो हैं ये आपको AIB 19 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी कलेक्शंस करके और कुछ रिपीटेड ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कलेक्शंस करके मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और इन प्रश्नों को मैं आपके लिए तैयार करके मैं आपके सामने बताने के लिए आया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम AIB में एग्ज़ाम्स को हिट कर सकते हैं राइट क्वेश्चंस को। तो ये वीडियोस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो LLB फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो एडवोकेट्स का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, बट अभी तक उनके पास COP का नंबर नहीं मिला है। तो उनके लिए ये वीडियो है और ध्यान से इस वीडियो को सुनना और इस पर प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको नोट करते रहिए। ये आपको निश्चित तौर से आपको सफलता देने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपको सामने पढ़ूंगा कि प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं थी। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं थी, बल्कि ये दोष विधि थी। ये बात किसने कही थी? ये काफ़ी जानकारी वाला प्रश्न है। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि यानी कि लॉ ऑफ क्राइम नहीं था, बल्कि लॉ ऑफ फॉल्ट था, यानी कि वरन दोष विधि थी। ये बात आपके हेनरी मैन ने कही थी। ये हेनरी मैन एक साइंटिस्ट थे, जो रशियन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में किया और साथ ही साथ उन्होंने आपराधिक तत्वों पर भी आधारित कई सारी किताबें लिखी हैं। तो ये प्रश्न जो है उनसे जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके साथ ऑप्शंस में ये बात कही जाती है कि जे स्टीफन्स या फिर सुमुल हुदा, ये एक साइंटिस्ट हैं उसी टाइम जोन्स के हैं, तो यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शंस आपके समझ जरूर रखे जाएंगे कि सेम टाइम पीरियड में आपको अगर 2-3 ऑप्शंस दिए जाएं तो आप सही सटीक आंसर कैसे लगा पाएंगे। तो रसेल हॉल जो हैं वो भी हैं और हेनरी मैन, ये सभी एक टाइम जोन के जो हैं रिसर्चर्स हैं। तो यहाँ पर हेनरी मैन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुसूची दंड है और जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्र ने ऐसा कहा? ब्लैकस्टोन्स, आइंस्टीन, कैनी या महात्मा गांधी? तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कैनी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये बुक लिखी थी। तो ये इसका 11th जो संस्करण एडिशन था 1922 पेज नंबर 8, ये मैंने कलेक्शंस किया है। पर अपराध को उन्होंने निम्न प्रकार से डिस्क्राइब किया हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अपराध एक ऐसा दोष रॉन्गफुल कंटेंट है जिसमें अनुशस्त यानी कि सेक्सेशंस दंडात्मक प्रकृति होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, तथा यदि क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। तो ये बात जो है वो आपके केनी नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ये एक बहुत अच्छे राइटर भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, तो इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था। तो ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है जो आमतौर पर पूछा जाता है। साथ ही साथ अभी हम चलेंगे इसमें कुछ आईपीसी की धाराओं के आधार पर जो बैरक में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी मैं आपसे बात करूँगा। तो छोटे छोटे प्रश्न धीरे धीरे हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न और मैं पढ़ूँगा। अपराध जो होता है वो इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं? व्हाट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ क्राइम? तो यहाँ पर
जो ऑप्शंस हैं वो है हेतु, आश्य और कृत्य। सेकंड ऑप्शन है हेतु, आश्य तथा ज्ञान। और थर्ड ऑप्शन है आश्य और कृत्य। और फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान, आश्य और कार्य। तो ये जनरल क्वेश्चंस अपराध से संबंधित है, लेकिन ये आपको जनरल बेयर एक्ट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका बेसिक जो है वो आंसर है वो है आपका आश्य और कृत्य। आश्य यानी कि मेंस रिया और कृत यानी कि एक्टर्स रेसस, यानी कि आपके इंटेंशंस जो हैं वो और आपके एक्शंस, ये दोनों आपराधिक श्रेणी में आते हैं। कोई भी व्यक्ति जिससे अपराध हो जाता है, मैं यहाँ पर छोटी सी बात जरूर कहूँगा, उससे अपराध हो जाता है तो वो अपराध अगर उसने विदाउट एनी इंटेंशन किया है, ठीक है ना, और अगर उससे हो गया तब भी उसके अपराध को कहीं ना कहीं क्षमा या उसको क्षम्यदान के तौर पर उसको स्वीकारा जाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उस अपराध को इंटेंशनली किया है और भले ही उसको एक्ट नहीं किया है, तब भी वो अपराधी और दोषी की श्रेणी में आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। आगे मैं बात करूँगा कि निम्न में से जो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, किस अपराध के लिए आश्य यानी कि सदोष मस्तिष्क आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अपराध कारित करने का प्रस्ताव, ये ऑप्शन है आपका। दूसरा है खाद का अमिश्रण। और तीसरा ऑप्शन है द्विपनीकरण। और चौथा है डकैती। तो इसका जो राइट आंसर है ये है खाद का अमिश्रण। तो ये खाद अमिश्रण के मामले में आश्य जो सदोष मस्तिष्क है वो आश्य आवश्यक नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपका प्रश्न जो है MP APO में 2009 में भी देखने को मिला है ये प्रश्न। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि निम्न में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आशय, उद्देश्य, वर्जित कार्य और कार्य के लिए दंड। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उद्देश्य। उद्देश्य होना आवश्यक नहीं है। अगर आपका इंटेंशन है, अगर आपकी वर्जित कार्य या उसके लिए जो दंड प्रक्रिया है ये एलिमेंट आप फुलफिल करते हो तो आप आपराधिक श्रेणी के फॉर्म में काउंट किए जाओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व नहीं है किसका? अपराध का। तो आपराधिक कृत्य, दुराशय या फिर मानव या फिर हेतु, ये चार ऑप्शंस अगर आपके सामने आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व हेतु नहीं है। अन्य सभी अपराध के आवश्यक तत्व काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपके सामने एक प्रश्न और लाता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। और यह विचार अभिव्यक्त किया था किस राइटर ने? ब्लैकस्टोन, स्कैनी या स्टीफन या फिर ऑस्टिन। तो ये जो विचार है वो स्टीफन नामक जो राइटर थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे। ये प्रश्न जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि देखने को कई बार आपके UP PCSJ के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है, जो मैंने कलेक्शंस किए हैं आपके लिए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि बेयर एक्ट को आप लोग चैप्टर वाइज ज़रूर पढ़ते रहिए और उनके कंटेंट्स को भी ध्यान में रखिए कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उन प्रश्नों को आसानी से बेयर एक्ट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक मैं प्रश्न पढ़ूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीसी से रिलेटेड। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकती है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और MPCJ में जो 2013 में प्रश्न ये देखा गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धारा 52, 53, 54 और 55। तो ये प्रश्न जो है इसका जो आंसर है वो ये है कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 55 जो है समुचित सरकार को अपराधी के संपत्ति के बिना ही आजीवन कारावास के दंडादेश को ऐसी अवधि के किसी भांति के कारावास में जो 14 वर्ष से अधिक ना हो का प्रावधान करती है। ठीक है ना। तो ये आपके जो ऑप्शंस है वो डी ऑप्शंस को यानी कि धारा 55 को इंडिकेट करेगी और इसका प्रश्न यही है। अच्छा, एक प्रश्न और है जो इसी से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आजीवन कारावास का अर्थ जो है वो किस कारावास से कितने सज़ा मतलब प्रावधान के लिए है, कितने टाइम जोन के लिए है, कितने टाइम पीरियड के लिए है, 20 वर्ष, 24 वर्ष, 14 वर्ष या संपूर्ण अवशेष जीवन यानी कि जो बचा हुआ जीवन है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53A के अनुसार ये कंसेप्ट क्लियर किया गया, डिस्क्राइब किया गया है कि पद आजीवन कारावास का तात्पर्य संपूर्ण अवशेष जीवन के कारावास यानी कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक के लिए बॉन्ड होता है। यानी कि आपका जब तक शेष जीवन है तब तक के लिए आपको सुनिश्चित अवधि अपनी जेल में गुजारनी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो काफ़ी देखने को समझने को मिला है। इसके बाद कुछ प्रश्न मैंने ऐसे कलेक्ट किए हैं जो आपके लिए जो एस्क्रिप्शन जनरल एस्क्रिप्शंस के तौर पर देखे गए हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले मैं एक दो प्रश्न और मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी कुछ समझने में आए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध की परिसीमा को समझाया गया है? तो यहाँ पर धारा 68 और 69, धारा 59 और 60 और धारा 73, 74 और धारा 71 और 72। तो इसका जो राइट ऑप्शंस है वो है धारा आपका C 73 और 74। ये इसका राइट ऑप्शंस है। ठीक है। और इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाए। ये जनरल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। ये उत्तराखंड CJ में 2008 में देखने को मिला। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? तो ऐसी कौन सी धारा है जिसमें ये बताया गया है कि प्रायश्चित सिद्धांत हम दंड विधि के आधार पर कर सकते हैं? तो अंडर सेक्शन 70, 71, 75 और 73 एंड 74। ये राजस्थान APO में 2011 में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है, IPC की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें दंड विधि का जो प्रायश्चित सिद्धांत देखने को मिलता है, समझाने को मिलता है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है 73 एंड 74 अंडर सेक्शंस। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कुछ जनरल प्रश्न के बारे में। जो जनरल प्रश्न हैं आमतौर पर पूछे जाते हैं आपसे कि किस तरीके के इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो एक प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो जनरल तौर पर एस्क्रिप्शंस प्रश्नों में काउंट किया जाता है। एक विक्षिप्त यानी कि पागल व्यक्ति आपराधिक दायित्वों से उन्मुक्त होता है क्योंकि ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ इसके। उसका मस्तिष्क साफ नहीं है, उसने उत्तेजना यानी इम्पल्स स्टिमुलेशंस के कारण अपराधिक कार्य किया है, यानी कि किसी व्यक्ति ने उसको इन्फ्लुएंस किया है, उसको उकसाया है, जिसके आधार पर उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो आपराधिक श्रेणी में आता है। या थर्ड ऑप्शन, उसमें दुराशय नहीं होता है, यानी कि वो समझ ही नहीं पाता कि दिस इज़ राइट एंड रॉन्ग, या फिर उनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है जो मैंने आपको तीनों बताए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि धारा 84
भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड्स 1860 के अनुसार ये बात कंसल्ट की गई है कि कोई भी पागल व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त होता है यदि वह उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो कुछ वह कह रहा है या कर रहा है वह दोषपूर्ण है, यह विधि के प्रतिकूल है, जानने में ये असमर्थ है। यानी कि उसे उस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि दिस इज़ राइट एंड रॉन्गफुल एक्ट एंड इसका रिजल्ट क्या है या ये वो आपराधिक श्रेणी में आता है क्या। अगर उसे इस चीज़ का भान नहीं है, वो इस चीज़ के इंटेंशन को नहीं समझता है और उसका विवेक यानी कॉन्शियस माइंड जो है वो इस चीज़ को समझने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है उपरोक्त में से स्पष्ट कोई भी नहीं समझा जाएगा। तो दैट मीन ये तीनों जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उसका मस्तिष्क साफ नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इसको किसी ने स्टिमुलेट किया और एक्ट कर दिया उसने, तभी ये भी नहीं काउंट होगा। और अगर उसको पूरा इंटेंशन क्रिएट नहीं है तब भी ये भी काउंट नहीं होगा। यानी कि डी ऑप्शन यानी उपरोक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे मैं बात करूँगा एक ऐसे ही प्रश्न के बारे में। उन्मत्ता यानी कि पागलपन क्या है? स्वतंत्र इच्छा का अभाव, मतत्ता के कारण उत्पन्न अक्षमता और किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता, और चौथा है रोगग्रस्त व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति का मस्तिष्क। यानी कि रोगग्रस्त व्यक्ति और रोगग्रस्त मस्तिष्क दोनों ही कंडीशंस में ये यूपी एपीओ में पूछा गया है, क्वेश्चंस 2002 में पूछा गया है। तो यहाँ मैं बात करूँगा दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 84 यानी सेक्शन 84 के अनुसार ये बताया गया कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या ये कहें कि जो कुछ वह कर रहा है या उसे करवाया जा रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है और जानने में वह इस चीज़ को असमर्थ है, तो उक्त अपराध जो है वो उस प्रकृति में काउंट नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन है, यानी किसी की प्रकृति को समझने में अक्षमता। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूँगा कुछ और प्रश्नों के बारे में जो मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आपराधिक जो प्रकृति के कुछ प्रश्न और आ रहे हैं आपके सामने। भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड्स 1860 में से कौन से अपराधों के लिए अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं दिया जाएगा? 85 की धारा जो है उसमें कुछ प्रिवेंशंस मिलते हैं जो कि कुछ अंडर सेक्शंस को के लिए प्रोविडेटेड हैं, यानी कि बाध्य हैं। तो ऐसे कौन से अपराध की धाराएं हैं जो धारा 85 का लाभ नहीं प्राप्त कर सकती हैं? तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 323, 325, 340 और 355 एक ये धारा हो गई। दूसरा 272, 279, 292 और 294। तीसरा ऑप्शन 312, 300, 376, 497, 498 और 361। चौथा ऑप्शन 295, 296, 297 और 298। ये राजस्थान एपीओ में 2011 में पूछा गया, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो आईपीसी की धारा 312, 300 और 376, 497, 98 और 361 में ये परिवारसित अपराधों की प्रकृति और प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि इसमें धारा 85 अर्थात अपनी इच्छा के विरुद्ध ममता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होने का लाभ अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्ति नहीं ले सकता है, जबकि अन्य अपराधों में धारा 85 का लाभ प्रदान किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमारे भाई और बहनों के लिए देखने और समझने लायक प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है? ये प्रश्न भी पूछा गया है।
तो नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, दूसरा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस बनाम बियर्ड, और थर्ड है वेरो बनाम आइजक, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शंस है वो है बी ऑप्शन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस बनाम बियर्ड। ये काफ़ी जनरल क्वेश्चंस हैं, एस्क्रिप्शन से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखने हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये मिलेंगे तो आपको इसका डायरेक्टली आंसर लिखना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशंस नहीं है। और बाकी के जो प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं विद एक्सप्लेनेशंस, ये एक्सप्लेनेशंस जो हैं ये आपको घुमा फिरा के भी एग्ज़ाम में देखने को सुनने को मिल सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को बना के रखिए अपने दिमाग में। और लीड प्रश्न जो हैं वो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्वयं कोई अपराध कार्य नहीं करता है, वह अन्य व्यक्तियों की मदद या सहायता करता है, वह दोषी है दुष्प्रेषण का, षड्यंत्र का, उद्दीपन का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि जब कोई व्यक्ति स्वयं कोई अपराध कार्य नहीं करता है वरन वह अन्य व्यक्ति की मदद या सहायता करता है, तब यह दुष्प्रेरण का दोषी होगा, क्योंकि उसका कृत्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण के प्रकटों की कोटि में आता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो आईपीसी में काउंटेड किए जाते हैं, और काफ़ी अच्छे प्रश्न जो हैं वो आपके समक्ष मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको काफ़ी कुछ मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम में। एक प्रश्न और पढ़ूंगा मैं आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंग्रेजी कानून को द्वितीय डिग्री में प्रमुख के रूप में शामिल करती है। धारा 144, 112, 110 और 109। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 114 अंग्रेजी कानून को द्वितीय डिग्री में प्रमुख रूप से शामिल करती है। इस धारा में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जबकि धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए अकालिक दंड से दंडनीय है। धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 109 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरक कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहाँ कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है के बारे में हमेशा प्रावधान रहेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मैंने नोट करके तैयार करके आपके लिए बनाई है। साथ ही साथ अपराध में किए जाने के वक्त दुष्प्रेरक की उपस्थिति वर्णित है। भारतीय दंड की संहिता किस धारा में आता है, ये जनरली क्वेश्चन है जो धारा 114 में प्रावधान किया गया है। तो ये प्रश्न जो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आईपीसी से जुड़े और भी प्रश्न मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और नोट